हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूड केमिस्ट्री, मतलब पोषक पदार्थ और खाद्य रसायन। दोस्तों, ये तीनों नाम एक है, चाहे आप फूड केमिस्ट्री बोलें, चाहे आप दोस्तों इसको खाद्य रसायन बोलें, चाहे पोषक पदार्थ बोलें। दोस्तों, इस पोषक पदार्थ में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बात करते हैं वसा की, बात करते हैं प्रोटीन की, बात करते हैं विटामिन्स की और बात करते हैं खनिज लवण की और बात करते हैं दोस्तों एंजाइम की। ये जो दोस्तों टॉपिक हैं, ये 5 जो टॉपिक हैं ये आते हैं पोषक पदार्थ में। तो आज का जो साइंस का टॉपिक है हमारा पोषक पदार्थ रहेगा। मतलब ये जो छोटे-छोटे 5 टॉपिक है, इनसे संबंधित जो चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों साइंस तो साइंस होती है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और जहां आपके पोर्शन में साइंस है तो आपके लिए ये वीडियो, ये यूट्यूब चैनल काफ़ी यूजफुल, कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी सी डिटेल खोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ साथ में क्लियर होता जाए। और ये मैं आश्वासन देता हूं दोस्तों, जब भी आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, पोषक पदार्थ में से क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे विटामिन की बात करें, आपने पीछे एग्जामों में देखा भी होगा, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप टिक कर देंगे। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, वो बताने की जरूरत नहीं है। नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल प्रेस को नोट कर लें, और पुराने जितने भी दोस्त हैं लाइक करना और शेयर करना न भूलें दोस्तों, ये आपका फर्ज है। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट इकाई का जल अपघटन नहीं होता? दोस्तों, हम जो कार्बोहाइड्रेट इकाई है, जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है दोस्तों ओलिगोसेकेराइड और एक होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड। और जो मोनोसेकेराइड इकाई होता है दोस्तों, इनका जल अपघटन नहीं होता है। मतलब दोस्तों ये एकल इकाई होती है, इनको द्वि इकाई में हम बांट नहीं सकते। दोस्तों, जैसे बात करें मोनोसेकेराइड कौन सी है जो एकल इकाई में है, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, जैसे फ्रुक्टोज की बात करते हैं, जैसे ग्लैक्टोज की बात करते हैं दोस्तों, जैसे पेंटोज की बात करते हैं, राइबोज की बात करते हैं। तो ये दोस्तों सभी इकाई कौन सी होती है? मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी मोनोसेकेराइड इकाई नहीं है? अभी मैंने बताया और आपको क्वेश्चन भी मिल गया, मोनोसेकेराइड इकाइयां कौन सी नहीं है। तो मोनोसेकेराइड दोस्तों इकाई एकल होती है जिनका जल अपघटन नहीं होता, उसको मोनोसेकेराइड इकाई बोलते हैं। ग्लूकोज बिल्कुल मोनोसेकेराइड इकाई है दोस्तों। फ्रक्टोज ये बिल्कुल मोनोसेकेराइड इकाई है। माल्टोज, राइबोज राइबोज है दोस्तों, लेकिन माल्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड इकाई नहीं होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम माल्टोज को तोड़ते हैं तो माल्टोज से 2 इकाइयां बनती है, दोनों ही ग्लूकोज की इकाई मिलती है। जब माल्टोज को तोड़ा जाता है दोस्तों, इसका जल अपघटन किया जाता है तो 2 इकाइयां मिलती है और दोनों ही इकाइयां ग्लूकोज की होती है, तो इसका जल अपघटन हो जाता है, इसलिए मोनोसेकेराइड इकाई में शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, निम्न में से डाइसेकेराइड का जल अपघटन करने पर दोनों इकाइयां ग्लूकोज प्राप्त होती है। डाइसेकेराइड बोलिए या दोस्तों ओलिगोसेकेराइड बोलिए। दोस्तों साइंस की जो गिनती होती है वो अलग तरीके की होती है। जैसे मोनो का मतलब 1 होता है दोस्तों, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। इसी तरह से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टेट, नोनेन, डेकेन, इस तरह से चलती है दोस्तों, ये 10 तक गिनतियां होती है। तो यहाँ डाई का मतलब 2 इकाई है और आपसे पूछा गया है और दोनों इकाइयां ग्लूकोज की प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम अगर पेंटोज को छोड़ दें, इस इकाई को छोड़ दें, तो तीनों इकाई जो है डाइसेकेराइड है। सुक्रोज भी डाइसेकेराइड इकाई में आती है दोस्तों, माल्टोज भी डाइसेकेराइड में आती है और लैक्टोज भी डाइसेकेराइड में आती है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, दोनों इकाइयां कैसी आनी चाहिए? ग्लूकोज की आनी चाहिए। अभी हमने बात की माल्टोज को जब तोड़ते हैं दोस्तों तो दोनों इकाइयां ग्लूकोज की आती है। और अगर दोस्तों सुक्रोज को तोड़ते हैं तो सुक्रोज से एक इकाई तो ग्लूकोज की आती है और एक फ्रक्टोज की आती है दोस्तों। और जब लैक्टोज को तोड़ते हैं दोस्तों, जो दूध में होती है, इसमें एक इकाई ग्लूकोज की होती है और एक ग्लैक्टोज की इकाई होती है दोस्तों। एक ग्लूकोज की और एक ग्लैक्टोज की इकाई होती है। लेकिन माल्टोज को तोड़ते हैं तो दोनों इकाइयां ग्लूकोज की प्राप्त होने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, निम्न में से कौन सी इकाई अपचयी कार्बोहाइड्रेट में शामिल नहीं है? ये आपको बताना है क्वेश्चन।
काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अपचयी कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो अपचयी और उपचयी भी होता है। यहाँ आपको ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है अपचयी कार्बोहाइड्रेट में कौन शामिल नहीं है, दोस्तों अपचयी कार्बोहाइड्रेट में सभी इकाइयां शामिल होती है, सभी इकाइयां, बस एक इकाई को आपको छोड़ना है और वो है दोस्तों सुक्रोज। बस सुक्रोज को आप अच्छी तरह से किसी तरह से याद रखें चाहे तो सुक्रोज जो है वो अपचयी कार्बोहाइड्रेट में शामिल दोस्तों नहीं होती है, बाकी सभी इकाइयां अपचयी कार्बोहाइड्रेट में शामिल होती है, ये आप अच्छी तरह से गांठ बांध लें। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस इकाई को इक्षु शर्करा के नाम से जाना जाता है? इक्षु शर्करा, तो इक्षु शर्करा के नाम से किस इकाई को जाना जाता है दोस्तों? ये डायरेक्ट नाम है और ये होता है सुक्रोज दोस्तों, सुक्रोज। सुक्रोज को इक्षु शर्करा के नाम से जानते हैं दोस्तों। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11 दोस्तों, ये सुक्रोज का क्या होता है? फॉर्मूला होता है C12H22O11। और दोस्तों जब सुक्रोज को हम तोड़ते हैं तो एक इकाई मिलती है, अभी हमने पीछे बात की ग्लूकोज की, और दूसरी इकाई मिलती है दोस्तों फ्रक्टोज की। दोनों इकाइयां मिलती है दोस्तों, एक ग्लूकोज और दूसरी फ्रक्टोज। तो ये दोनों इकाइयां जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो मिलता है C12H22O11 दोस्तों, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इक्षु शर्करा से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, पके हुए अंगूरों और शहद में कौन सी कार्बोहाइड्रेट इकाई पाई जाती है? दोस्तों वैसे फल शर्करा कभी आपसे पूछा जाए तो फ्रक्टोज है, इसमें कोई दोफाई नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट है कि फल शर्करा है और शहद में भी फ्रक्टोज पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पके हुए अंगूरों की अगर बात की जाए, ये स्पेसिफिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, फल शर्करा फ्रक्टोज है दोस्तों, कोई दोफाई नहीं है। लेकिन पके हुए अंगूरों की अगर बात करें दोस्तों तो उसमें ग्लूकोज होती है। पके हुए अंगूरों में कौन सी होती है दोस्तों? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ग्लूकोज का होता है और पके हुए अंगूरों में ये होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या है? तो दोस्तों पौधों में जो भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, तो इसका आपको सूत्र बताना है दोस्तों। नई स्लाइड पे हम चलते हैं कि स्टार्च जो है, जो पौधे हैं भोजन का संचय करते हैं स्टार्च, उसका सामान्य सूत्र क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, सभी किसी न किसी के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्च का ही फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टार्च का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर द है, ये स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5, बाहर N लिखा है। मतलब ये जो दोस्तों स्टार्च होती है, सेलुलोज जो होता है, ये पॉलीसेकेराइड में आता है, और पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा इकाई हो दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए बाहर N लिखा है। N का मतलब नंबर ऑफ संख्या कितनी भी हो सकती है, ये पॉलीसेकेराइड में आता है। पहला सूत्र दोस्तों आपने अभी देखा पीछे C6H22O11, ये वाला सूत्र, ये ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों। C12H22O11 ये दोस्तों सुक्रोज का सूत्र है, और C2H5OH ये हमारा क्या है? एल्कोहल है दोस्तों। तो ये सभी सूत्र हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? काफी डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों मानव शरीर को? तो ये 15% ऊर्जा प्रोटीन से प्राप्त होती है दोस्तों। और दोस्तों जो पहला ऑप्शन है 50 से 70% ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, और 20 से 30% ऊर्जा दोस्तों हमें किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। तो वसा से 20 से 30%, कार्बोहाइड्रेट से 50 से 70%, और 15% ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है दोस्तों? प्रोटीन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। कमेंट करते रहें, साइंस से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आपका एग्जाम नजदीक हो, आपको कोई टॉपिक समझना हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहले आप वाला टॉपिक जो है वो क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, बाकी हम अपने शेड्यूल के अनुसार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम नजदीक हैं और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक रह रहा है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं दोस्तों। किरेटिन, मायोसिन और कोलेजन, ये सब प्रोटीन है दोस्तों। किरेटिन बालों में होता है, मायोसिन जो होता है मांसपेशियों में होता है, कोलेजन में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? ये प्रोटीन का दोस्तों हम जब डिवाइडेशन देखते हैं तो 4 प्रकार से प्रोटीन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक रेशेदार प्रोटीन होते हैं, एक सरल प्रोटीन होते हैं, एक सुगमी प्रोटीन होते हैं, और एक व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं दोस्तों। जो किरेटिन, मायोसिन, कोलेजन है, ये रेशेदार प्रोटीन में शामिल होते हैं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, प्रोटीन जो है वो पोषक पदार्थ का एक हिस्सा होता है, और व्यक्ति की
जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उनको मजबूती, उनमें वृद्धि करने के लिए प्रोटीन जो है पोषक पदार्थों में दोस्तों आवश्यक सहायक अवयव होता है। और जो मूंगफली है, सोयाबीन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। 1938 के अंदर पहली बार जे बर्जीलियस द्वारा प्रोटीन शब्द को दिया गया था दोस्तों। तो ये रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का प्रकार है दोस्तों। हीमोग्लोबिन नाम कोई नया नाम नहीं है, आप सभी ने सुन रखा है। तो हीमोग्लोबिन जो दोस्तों प्रोटीन का प्रकार होता है वो होता है सुगमी प्रोटीन दोस्तों। सुगमी प्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का नाम आता है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है दोस्तों। और भी सुगमी प्रोटीन होते हैं, जैसे क्राइमोप्रोटीन की बात करें दोस्तों, ग्लूकोप्रोटीन की बात करें, न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें और फास्फोफोलिक प्रोटीन की बात करें, तो ये सभी सुगमी प्रोटीन होते हैं। मतलब एक दो आपस में मिलकर बनाते हैं। सुगम का मतलब क्या होता है, युग्म के रूप में होते हैं, एक से अधिक होते हैं दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन सुगमी प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन फाइब्रिन किस प्रकार के प्रोटीन के प्रकार हैं दोस्तों। इंसुलिन एक अच्छा खासा नाम है, सभी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि शरीर में इंसुलिन की कमी से व्यक्ति में डायबिटीज मतलब मधुमेह रोग बढ़ जाता है। और इंसुलिन का काम है शरीर के अंदर शर्करा मतलब ग्लूकोज का नियंत्रण रखना, क्योंकि इंसुलिन का मेन वर्क यही है कि शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है, ताकि शरीर में शर्करा की मात्रा न बढ़ पाए। अगर दोस्तों इंसुलिन काम करना कम कर देता है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है शर्करा की, जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है दोस्तों। तो इंसुलिन और फाइब्रिन किस प्रकार के प्रोटीन के उदाहरण है, तो दोस्तों ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है दोस्तों, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य अवस्था के लिए वसा के लिए तापमान कितना होता है दोस्तों। वसा के लिए जो सामान्य तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगर 20 या 20 से ऊपर है तो वो वसा जो होती है वो मुलायम अवस्था में होती है, जिसको हम वसा बोलते हैं। अगर 20 डिग्री से थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर है दोस्तों, थोड़ा सा हो ज्यादा हो कितना भी, 20 से अगर नीचे है तो वो तेल का रूप धारण कर लेता है। इसी आधार पर दोस्तों हम इसको दो भागों के अंदर बांटते हैं दोस्तों। कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों। दो भागों के अंदर इसको बांट देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस को दोस्तों। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग आ गई थी बीच में, सॉरी। 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम इसको कितने भागों में बांट देते हैं दोस्तों, दो भागों के अंदर बांट देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद है, कौन सा पोषक पदार्थ त्वचा के नीचे जमा होकर तापमान को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये काम किसका है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है वसा का। वसा त्वचा के नीचे जमा हो जाती है और शरीर से बाहर तापमान को रोकती है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों हम। बहुत ही ईमानदारी के साथ धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। अभी हमने दोस्तों एक बात देखी थी पीछे कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है, ये ठीक है, लेकिन इसको बदलने के लिए एंजाइम होते हैं दोस्तों। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज को दूसरी चीजों में कन्वर्ट करवाते हैं, उसके ऊपर लगे होते हैं एंजाइम होते हैं, उनके खुद के द्रव्यमान, या इसलिए एंजाइम जो दोस्तों होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब वो उत्प्रेरित करते हैं। इनकी भूमिका उत्प्रेरित करने की होती है। जाइमेज, डाइस्टेज, लैक्टोबैसिलस, इन्वर्टेज एंजाइम, तो सभी ये एंजाइम में अपने अपने वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है दोस्तों, वो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम। नेक्स्ट है दोस्तों, पनीर के निर्माण में कौन से एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। तो पनीर है दोस्तों, पनीर के एंजाइम में, पनीर में जो एंजाइम होता है वो होता है दोस्तों रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा, रेनिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन परिवर्तित कर देता है दोस्तों, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में। तो क्या जाइमेज, डाइस्टेज, लैक्टोबैसिलस या इन्वर्टेज एंजाइम, तो ये काम होता है दोस्तों जाइमेज का। जाइमेज एंजाइम ये काम करता है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो दोस्तों प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, तो ये बदलने का काम है दोस्तों इरिप्सिन एंजाइम का। इरिप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है। जो स्टार्च होती है तो उसको माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है दोस्तों, तो ये एंजाइम होता है डाइस्टेज एंजाइम दोस्तों। डाइस्टेज एंजाइम का कार्य होता है
स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में विद्युत अपघट्य के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन से हैं? तो दोस्तों विद्युत अपघट्य के लिए शरीर में आवश्यक खनिज लवण जो होते हैं वो होते हैं सोडियम व पोटेशियम। ये दो खनिज लवण आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं, सोडियम व पोटेशियम। नेक्स्ट है, दांतों व हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन से हैं? तो दांतों व हड्डियों के लिए दोस्तों जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं उनका नाम क्या है? तो ये खनिज लवण होते हैं दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों व हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं हम। गाजर व टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों गाजर व टमाटर के अंदर जो विटामिन होता है उसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए जो है दोस्तों ये गाजर और टमाटर के अंदर होता है, जिसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी जो होता है दोस्तों फलों के अंदर होता है और इसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी जो होता है दोस्तों ये सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है और पोषक पदार्थों से भी प्राप्त होता है, इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी जो होता है दोस्तों वो अलग अलग इसका डिवाइडेशन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? प्रजनन क्षमता या प्रजनन विटामिन के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? विटामिन ई को जानते हैं प्रजनन क्षमता के नाम से। और दोस्तों विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है गेहूं का अंकुरण। गेहूं का अंकुरण, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा जो पोषक पदार्थ इसमें माना जाता है वो गेहूं का अंकुरण माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका सेवन करना चाहिए ताकि प्रजनन क्षमता बढ़ सके। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। प्रजनन क्षमता कम कर देते हैं अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है दोस्तों? तो विटामिन के उत्तरदायी है। विटामिन के उत्तरदायी है, जिसको क्विनोन फेरोल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम होता है क्विनोन फेरोल। क्विनोन फेरोल विटामिन के का रासायनिक नाम है और ये इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो खून नहीं रुक पाता है तो उसको आगे वाली अस्पताल में रेफर किया जाता है। इसका मतलब है कि उसमें रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, किसी ना किसी कारण से उसमें विटामिन हो चाहे अन्य पोषक पदार्थों उनकी कमी होती है शरीर में, इसलिए रक्त का थक्का नहीं बन पाता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है? तो बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से होता है। डी जो है इसको दोस्तों कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरोल, डी का नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, सूर्य की किरणों से विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों, पोषक पदार्थ से भी प्राप्त होता है। और बड़ों के अंदर भी इसकी कमी से एक रोग होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया जो है वो रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। बुजुर्गों में, बड़ों में और छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नई स्क्रीन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने हैं। आधे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के प्रेस को करना नोट करना ना भूलें। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है और इसको थाइमिन के नाम से जानते हैं दोस्तों। विटामिन B1 का नाम क्या है दोस्तों? थाइमिन। और विटामिन B1 बेरी रोग जिससे शरीर में भूख की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं इसलिए इनकी प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है? तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, शरीर के अंदर स्टोर नहीं रह पाते दोस्तों, तो इसलिए उनकी प्रतिदिन मात्रा आवश्यक है मतलब भोज्य पदार्थों में। तो विटामिन दोस्तों बी और सी जो होते हैं उनको जलीय विटामिन के नाम से भी जानते हैं, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे होंगे कौन से ऐसे विटामिन है, तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी है जो प्रतिदिन की मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों हम अच्छी तरह से सभी जानते हैं विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बी और सी के ही ऑप्शन है सभी। भाई B5, B12 और B11 बी के ऑप्शन है। बी तो आसानी से घुल जाता है, सी भी घुलता है।
अब क्या करें? तो आपको दोस्तों विटामिन बी 12 ध्यान रखना है। बी 12 विटामिन जो है वो जल में नहीं घुलता, बाकी सभी विटामिन घुल जाते हैं बी के, लेकिन बी 12 विटामिन जल में नहीं घुल पाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, होठ का विद्रक होना, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से। अब राइबोफ्लेविन किसका नाम है? तो राइबोफ्लेविन दोस्तों बी 2 का नाम है। बी 1 का थाइमिन है, बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। ठीक है, और नियासिन जो ऑप्शन है, नियासिन बी 3 होता है और पेंटोथेलिकमल बी 5 होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, मेगलोब्लास्टिक रक्त लयता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों। मेगालोब्लास्टिक रक्तलेपता रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका साइनोकोबालामिन, फोलिक अम्ल, पीरिडोक्सिन, राइबोफ्लेविन। तो ये होता है दोस्तों फोलिक अम्ल की कमी से। फोलिक अम्ल किसका नाम है? बी 11 का नाम है दोस्तों। साइनोकोबालामिन किसका नाम है? बी 12 का नाम है। पीरिडिक्सिन किसका नाम है? बी 6 का नाम है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? बी 2 का नाम है दोस्तों। ये इनके क्या है? रासायनिक नाम है। मेगाब्लास्टिक रोग रक्तलपता रोग का मतलब होता है दोस्तों शरीर के अंदर से रक्त बहने लग जाता है। जो बड़ी आंत होती है उसका जो कलोन होता है वो काम करना कम कर देता है दोस्तों, जिससे जो उत्सर्जन है उसके साथ रक्त बहता है और लगातार बहता रहता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना खतरनाक और भयंकर रोग होता है कि मेगालोब्लास्टिक रक्तलेपता। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन में प्रति कैंसर गुण पाए जाते हैं? ये डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। प्रति कैंसर गुण किस विटामिन में होते हैं? तो बी 17 विटामिन में प्रति कैंसर गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बालों का सफेद होना और बालों का झड़ना शामिल होता है दोस्तों? तो ये बी 5 की कमी से होता है, जिसको हम पेंटोथेलिक अम्ल के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों तथा मसूड़ों के लिए अच्छा होता है? हड्डियों और मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है दोस्तों? तो ये विटामिन सी होता है, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम होता है, इसलिए तो कहते हैं दोस्तों जिसके मसूड़े काम नहीं करते उसको सिट्रिक अम्लों का सेवन करना चाहिए। सिट्रिक अम्ल विटामिन सी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विटामिन प्राणी भोज्य तथा प्राणियों से प्राप्त भोजन से नहीं मिलता? दोस्तों जो मांसाहारी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो इनका सेवन करते हैं, तो उनसे लगभग सभी विटामिन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो उनसे प्राप्त नहीं हो सकता प्राणी से जब हम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों, जिसको कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम वसा में घुलनशील विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? अब दोस्तों पहला ऑप्शन है सी फंक। सी फंक ने, कोई दो राय नहीं है, सी फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी 1911 में। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको विटामिन नहीं पूछा है, विटामिन ए के खोजकर्ता पूछे हैं, जो वसा में पहला विटामिन। वसा में दोस्तों दोस्तों ए डी ई और के विटामिन घुलते हैं। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? ए डी ई और के। ठीक है, बी और सी जल में घुलते हैं, ये वसा में घुलनशील है। प्रथम वसा में घुलनशील विटामिन ए था, उसके खोजकर्ता आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके खोजकर्ता जो थे दोस्तों वो मैकुलम थे। कौन थे? मैकुलम थे विटामिन ए के खोजकर्ता। और विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? तो विटामिन के खोजकर्ता सी फंक थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न का मिलान कीजिए दोस्तों। एक तरफ आपको विटामिन दे रखे हैं, इनका मिलान करना है बस डायरेक्ट, और उसके बाद हम आंसर पर पहुंच जाएंगे। विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ए को जानते हैं रेटिनोल के नाम से। विटामिन डी को जानते हैं दोस्तों कैल्सीफेरोल के नाम से। उसके बाद विटामिन ई को जानते हैं दोस्तों टोकोफेरोल के नाम से। और विटामिन सी को जानते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल से। अब आप मिलान कर सकते हैं, एक का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है। मिलान करके आंसर पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ये पूरी स्क्रीन पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। नियासिन विटामिन, जिसको हम बी 3 के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा और हार्टनप रोग हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों सही है, नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा व हार्टनप रोग होता है। विटामिन रेटिनोल की कमी से रक्तोदी रोग होता है। बिल्कुल, विटामिन रेटिनोल ए का नाम है, ए की कमी से रक्तोदी अंधापन होना शुरू हो जाता है। विटामिन जो फोलिक अम्ल है, जिसको बी 11 के नाम से जानते हैं, लाल रक्त कणिकों के निर्माण व भूख को बढ़ाता है दोस्तों। बिल्कुल सही, तो विटामिन तीनों ही सही है। तो सभी कथन दोस्तों क्या है इसके सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इस बार सही वाले बताने हैं। वसा
मुख्यतः एक एल्कोहल ग्रीस रोड से बने हुए संतृप्त एस्टर होते हैं। बिल्कुल, वसा जो होती है वो संतृप्त होती है, तेल जो होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। बिल्कुल करेक्ट। सोयाबीन व मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही। प्रोटीन की कमी से क्वाशियाकोर रोग और मरामसम रोग हो जाता है। दोस्तों, क्वाशियाकोर रोग का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट बाहर आ जाता है, उसको क्वाशियाकोर रोग बोलते हैं। और मरासमस रोग का मतलब होता है दोस्तों कांति, आंखें हड्डियों मांसपेशियों के अंदर धस जाती है और कंकाल तंत्र बन जाता है। बिल्कुल दुबला पतला बच्चों में ये रोग हो जाता है, मरामसम रोग जिसको बोलते हैं। दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा खनिज लवण इंसुलिन कारकी के लिए उत्तरदायी होता है? तो इंसुलिन कारकी का मतलब है दोस्तों इंसुलिन के कार्यों के लिए कौन सा खनिज लवण उत्तरदायी होता है? तो वो है आपका जस्ता दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी इकाई पॉलीसेकेराइड है? तो पॉलीसेकेराइड इकाई का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड या छोटी छोटी इकाइयां होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे स्टार्च जो है पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये पॉलीसेकेराइड इकाई है। जबकि माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज ये कौन सी इकाई है दोस्तों? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम दोस्तों पहुंच चुके हैं, स्क्रीन पे आपके सामने हैं। निम्न में से कथन सही नहीं है वो बताने आपको दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे माल्टोज को जब तोड़ते हैं दोस्तों ग्लूकोज, ग्लूकोज इकाई बनती है, बिल्कुल सही। सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, बिल्कुल सही। लैक्टोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है, बिल्कुल सही। तो सभी कथन क्या है? सही है, कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो को पूरा आपने देखा, आशा करते हैं पोषक पदार्थ से संबंधित जो भी आने वाले एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने समझाया है या जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको मिलेंगे, ये मैं आश्वासन आपको देता हूँ। एक दो बार वीडियो को देखें, आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। पोषक पदार्थ से आप पूरे कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि 6 टॉपिक हैं इसमें छोटे छोटे, और 6 के 6 के क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे वो आपके सामने रख दिए गए हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसमें पोषक पदार्थ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो आपके सामने हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो काम है वो तो है ही, ये तो आपका काम है, कहने की जरूरत ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को दोस्तों नोट कर लें ताकि यहाँ से जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपके सामने वो पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ कंटिन्यूज वीडियो तो अपलोड होने इम्पॉसिबल है, इतना टाइम नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम मिलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकाल के उसमें से क्वेश्चन निकाल के आपके सामने अपलोड किए जाते हैं। इसलिए जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए, इसलिए बेल के प्रेस को नोट करना जरूरी है दोस्तों। अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर भेजें, इसको शेयर करते रहें दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर से ही काम चलने वाला है। क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उतने व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा पहुँच पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक प्राचीन टाइम में कहावत थी, और ये क्योंकि हम जब भी किसी वर्क को करते हैं, आशा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ठीक है, अच्छा है, अच्छे लेवल का है, किसी प्रकार की कोई तोड़फाई नहीं है पैसे की, या हम किसी मतलब इस तरह से कि किसी पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहे। हमारी तो माँ का एक ही कथन है, मेरी माँ कहती है कि आप घर की चिंता मत करें क्योंकि घर में तो सब कुछ है। आप अपना जो आपने अर्जित किया है वो दूसरों को बांटते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें, और किसी प्रकार के शुल्क के साथ नहीं, निःशुल्क करते रहें। तो वही मैंने अपनी माँ के जो 4 शब्द है वो गांठ को मैंने पल्ले के साथ बांध रखे हैं, पल्लू जिसको बोलते हैं, और उसी पर हम लगातार वर्क कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करते रहें, अपनी राय टाइप करते रहें ताकि हमें भी पता चले किसी प्रकार की कोई वॉइस क्वालिटी में ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, या स्क्रीन सही नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करें, और अच्छा वीडियो लगे तो भी कमेंट करें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगे तो भी कमेंट करें ताकि हम उस त्रुटि को सुधार कर आगे वाली वीडियो में और अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपने जो दोस्त को दें इजाजत, धन्यवाद।